हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए अपना स्कोर आप देखिए। इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही रहे हैं। अगर 35 में से 25 भी क्वेश्चंस आपके यहाँ ठीक हो रहे हैं, तो आपकी हिंदी एवरेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचान। पहचान का तत्सम शब्द क्या है? पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यभिज्ञान, बी प्रज्ञान, सी अभिधान या डी अवधान। बताइए। पहचान का तत्सम शब्द है ए प्रत्यभिज्ञान, बी प्रज्ञान, सी अभिधान या फिर डी अवधान। तो पहचान का तत्सम शब्द है ए प्रत्यभिज्ञान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द है ए पहचान, बी पहुँच, सी गुरुता या डी गुरुत्व। तो प्रभुत्व का तद्भव शब्द है बी पहुँच। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बहनोई शब्द का तत्सम है। बहनोई शब्द का तत्सम है बहनोई, बहनपति, सी भगिनीपति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बहनोई शब्द का तत्सम है सी भगिनीपति। तत्सम तद्भव जाता है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है बिच्छू, बी षडपद, सी बरर या डी भ्रमर। तो वृश्चिक शब्द का तद्भव है ए बिच्छू। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? ए अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है, बी अव्यय अविकारी होते हैं, सी सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते या फिर डी क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं होगा? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। ठीक, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ए संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिमाणवाचक या डी समुच्चयवाचक। तो वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है के लिए जो वाक्य है उसका अव्यय बनता है कारणवाचक। कौन सा बनता है? कारणवाचक, क्योंकि इसमें कारण दिया गया कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, कारणवाचक। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? ए वह कपड़े साफ धोता है, बी वह धीरे धीरे पढ़ता है, सी आम मीठा है या फिर डी समोसे ताजे बन रहे हैं। तो बताइए किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? आम मीठा है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? ए कारक, बी काल, सी अव्यय या फिर डी क्रिया विशेषण। तो जिस शब्द से क्रिया के होने का पता चले या निर्धारित हो उसे बोलते हैं काल, उसे बोलते हैं काल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ए वह मन से पढ़ता है, बी वह चुपचाप से चला गया, सी तब की बात कुछ और थी या फिर डी ये पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तो बताइए क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है? तो क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है वह चुपचाप से चला गया। वह चुपचाप से चला गया, इसमें क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? राम जाता है, बी सीता भोजन पकाती है, सी उसने रोते रोते कहा या फिर डी
वह जाएगा। बताइए क्रिया विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? ए राम जाता है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? ए आप मेरी मदद करेंगे ना। बी मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। सी वह ना सोता है ना खाता है। या फिर डी वह धीरे धीरे चला जा रहा है। बताइए किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुई है? अशुद्ध रूप से प्रयोग किसमें हुई है क्रिया विशेषण? तो ए आप मेरी मदद करेंगे ना, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह ना सोता है ना खाता है, और वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही है। ये क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। संस्कार का संधि विच्छेद क्या है? संस्कार का संधि विच्छेद है ए संस प्लस कार, बी सम प्लस कार, सी सम प्लस कार, या फिर डी सा प्लस कार। तो संस्कार का जो सही रूप होगा वो होगा सम प्लस कार। सम प्लस कार ये कौन सी संधि है? यहाँ व्यंजन संधि का प्रयोग हो रहा है। तो संस्कार का क्या बन जाएगा? ये जो बिंदी है ये क्या बन जाती है? सम बन जाएगी, सम प्लस कार। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अब बताइए उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग आपका हो जाएगा ए उत, बी उत, सी उद, या फिर डी उद। तो उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा बी उत। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग होगा ए सम, बी सम, सी सम, डी सम। देखिए सबको बोलने में सम ही होगा, ठीक है, लेकिन संस्करण में जो प्रयुक्त उपसर्ग जो होगा, सही ऑप्शन जो होगा आपका वो आपका रहेगा सम, हलंत वाला। हलंत वाला जहाँ पर बिंदी होती है उसका सही रूप होता है हलंत वाला। ठीक, 100 की गिनती को कहते हैं ए शतक, बी शती, सी शताब्दी, या डी प्रतिशत। तो 100 की गिनती को कहते हैं ए शतक। ये तो आप सभी जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है ए व्रजवटुक, बी ब्रह्मचारी, सी अंतेवासी, या फिर डी गुरुकुल। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहते हैं सी अंतेवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? परित्यक्त शब्द का सही अर्थ है ए जिसका परित्याग किया जा सके, बी जो दान में दिया गया हो, सी जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, या फिर डी जिसका परित्याग आवश्यक हो। बताइए परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो परित्यक्त शब्द का सही अर्थ होगा जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट किस भाषा का शब्द है? रेस्टोरेंट किस भाषा का शब्द है? ए जापानी, बी फ्रांसीसी, सी जर्मनी, या फिर डी रूसी। तो रेस्टोरेंट शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रेस्टोरेंट जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? बताइए कैसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित हो? परिलक्षण, परिलक्षण, परिलक्षण में परि है, निरूपण में निर है, स्वशासन में स्व है, और डी बृहत्तर। बृहत्तर में ही कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द क्या है? बृहत्तर। परिलक्षण में भी है, निरूपण में भी, और स्वशासन में भी है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। लिप्सा शब्द, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए आ, बी सा, सी सा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो लिप्सा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है सा। ठीक, लिप्सा शब्द में प्रयुक्त शब्द क्या है? सा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का अर्थ है ए धोखा देना, बी इनकार करना, सी खुशामद करना, या फिर डी आदर प्रकट करना। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है
धोखा देना। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है कि ये धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ़ होना, गोबर की पूजा करना या गड़बड़ करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गोबर गणेश होना का अर्थ है बेवकूफ़ होना। कहते हैं ना गोबर गणेश हो, तो क्लास में ज़रूर सुना होगा, बहुत डम बच्चा जो होता है टीचर कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अन्न जल कौन सा समास है। अन्न जल, अन्न जल जहाँ पर ये डैश लगा हुआ है, तो बताइए ज़रा, अगर आपने समास पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर आता होगा ये। अन्न जल में कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययभाव समास या फिर डी द्वंद्व समास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अन्न जल में समास होगा द्वंद्व समास। अन्न जल जहाँ पर डैश लगा हो इसकी पहचान है, और अन्न और जल बोलेंगे तो जहाँ पर और लगे या डैश लगे वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई है, जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक वर्ड होगा ए विदुर, बी विधवा, सी विधुर या डी विधाता। तो जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द होगा सी विधुर। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह में सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे। ए निशांत, बी धर्मनिरपेक्ष, सी धर्मगुरु, धर्मभीरु या फिर डी नास्तिक। तो जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए एक शब्द होगा डी नास्तिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने, समझने, ना मानने वाला। मतलब ये वाक्य है, किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला के लिए एक शब्द होगा ए सुविज्ञ, बी कृतज्ञ, सी कृतघ्न या डी विज्ञ। तो दिए किए गए एहसानों को जानने, समझने और मानने वाले के लिए एक शब्द होगा बी कृतज्ञ, और किसी के एहसानों को ना मानने वाले के लिए एक शब्द होगा कृतघ्न। से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हौसला का विलोमार्थक शब्द होगा। हौसले का विलोमार्थक शब्द होगा ए हताशा, बी उत्साह, सी इच्छा या डी संकल्प। इसका आंसर बताइए। तो हौसला का विलोमार्थक शब्द होगा ए हताशा। ये जितने भी वर्ड्स हैं, शब्द हैं, ये पॉजिटिव है, बस यही नेगेटिव है हताशा। हौसले का विलोमार्थक शब्द होगा हताशा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो बांटा ना जा सके, जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा ए अपूर्ण, बी अतुलनीय, सी अपरिहार्य या फिर डी अभाज्य। तो जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द होगा डी अभाज्य। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दुकाल का उपसर्ग है, दुकाल का उपसर्ग है दुर, बी दुस, सी दु या डी दुक। तो दुकाल का उपसर्ग है दु। ठीक, ये तो आप जानते ही होंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय जब हम निकालते हैं तो वो तो निकल जाएगा, उपसर्ग जो पहला वर्ड्स है उसमें से निकलता है, लेकिन कोई अर्थपूर्ण शब्द के टुकड़े होंगे वही उपसर्ग कहलाएगा। तो दू निकल गया, और काल एक शब्द है ना, जिसका कोई मतलब है, जिसका कोई अर्थ है, अर्थपूर्ण शब्द निकले, उसका संधि विच्छेद हो तभी उपसर्ग निकलेगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्षत्रिय का प्रत्यय है ये, या, निये या अन्य। तो क्षत्रिय का प्रत्यय क्या होगा, ये शब्द जो है क्षत्रिय का प्रत्यय होगा, छत्र ये। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निर्जन, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निर्जन का संधि विच्छेद क्या है। निर्जन का संधि विच्छेद क्या है। निर्जन का संधि विच्छेद होगा ए नी प्लस रजन, बी नीर प्लस जन, सी नी प्लस जन या फिर डी नी प्लस जन। तो निर्जन का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा नी प्लस जन। जो ये वाला रा है इसका विसर्ग लग जाता है, और ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ है बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना या फिर डी किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो अंधे की लकड़ी का होना का मतलब होता है, अंधे की लकड़ी का होने का मतलब होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है,
एकमात्र सहारा। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चकमा देना। चकमा देना मुहावरे का अर्थ है ए परेशान करना, बी परेशानी में डालना, सी ठगना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो चकमा देने का अर्थ होता है सी ठगना, है ना। कहते हैं ना चकमा दे दिया, मतलब उसको हमने ठग लिया। ठीक, वैसे हमने तो नहीं ठगा किसी को। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक हुए हैं। ठीक, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है ए एक चीज़ के अनेक चाहने वाले, बी एक साथ दो काम होना, सी एक रास्ते में दो काम करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक पंथ दो काज का कहावत जो है उसका अर्थ होता है एक साथ दो काम करना। कहते हैं ना एक पंथ दो काज हो गए, तो इसका मतलब एक साथ हमने दो काम कर लिया। इसी के साथ यहाँ हमारे जो हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ ख़त्म होता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक हुए हैं। इसी तरह से यूज़फुल वीडियो लाने के लिए लाते ही रहेंगे हम आपके लिए। लेकिन अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह हम इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।